हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। जैसा कि हमने बताया कि टॉपिक किस चैप्टर का है। ये चैप्टर का नाम था इकोलॉजी और इकोलॉजी के अंदर हमने बताया था ये 4 चैप्टर आते हैं। पहला था इकोसिस्टम, दूसरा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो कि हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर को 3 लेवल में बांटा गया है। पहला है जेनेटिक लेवल, दूसरा है इकोलॉजिकल लेवल और लास्ट रहेगा स्पेसिस लेवल। यही तीनों पे बेसिस पे हमारे पूरा चैप्टर जो है वो बना हुआ है और बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। बहुत कम समय के अंदर हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, तो देखते हैं, बने रहिए। तो हमने इंट्रो तो दे दिया है इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है। पर मैं ये बोलूँगा कि आप ये चैप्टर तभी पढ़ना जब आप इससे पहले का लेक्चर मेरा देखे होगे। जैसे कि मैंने पहले जो लेक्चर पोस्ट किया था ना इकोलॉजी वाला, जिसमें हमने इकोसिस्टम पढ़ा था और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन उसी में कवर किया था, क्योंकि उसके बाद का ही लेक्चर है ये, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले बात करेंगे स्पीसीज के बारे में, है ना। जैसे कि हमारे इंडिया में ऑर्चिड की स्पीसीज कितनी प्रेजेंट होती है, तो 20,000 स्पीसीज प्रेजेंट होती है। उसी तरह चींटी की स्पीसीज कितनी है, चींटी की भी है 20,000 स्पीसीज। फिश की स्पीसीज कितनी है, तो 28,000 स्पीसीज प्रेजेंट होती है। लेकिन बीटल्स जो है वो 3 लाख स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। बीटल का कितना स्पीसीज प्रेजेंट होता है, 3 लाख से ज़्यादा, या फिर बोल सकते हो कि 3 लाख स्पीसीज होती है बीटल्स की। ये आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, पर शायद पूछ ले क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है। आपको याद रखना है ये दोनों चीज़, है ना। एक है एरिया परसेंटेज एज, ये होता है 2.4%। ये आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने अलग से इसको लिख के दिया है ना, कि ताकि आप याद कर लो। स्पीसीज की परसेंटेज एज कितनी है, वो है 8.1%। ये दोनों आप याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ने वाले हैं कि डाइवर्सिटी होता क्या है। यार डाइवर्सिटी के कितने टाइप हैं। डाइवर्सिटी 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर पढ़ना है हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी, तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक्स से कुछ याद आ रहा है, जेनेटिक एक चैप्टर था जो कि 12th का था, जो कि हमने सबसे पहला लेक्चर एक हमने बनाया था और उसको कवर किया था, है ना। अगर आपने नहीं किया तो उसको भी देख लेना एक बार, क्योंकि वो अ, उससे सब रिलेटेड है एक तरह से, है ना। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आपके थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी में आता क्या है। तो उसमें भी सबसे पहले बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आता है एक फ्लावर है जिसका नाम है रोल्फिया वोमिटोरिया, है ना। एक फ्लावर है जिसका नाम क्या है, रोल्फिया वोमिटोरिया नाम का एक फ्लावर है, जो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ हिमालय रीजन में प्रेजेंट होता है। और हिमालय रीजन में जैसे कि मान लो कि ये एक हिमालय है ना, एक मान लो कि ये जो है एक मैंने बनाया है कि मान लो ये हिमालय, यहाँ पर मान लो इस जगह पर एक प्रेजेंट है रोल्फे वोमिटोरिया फ्लावर, इस जगह पर भी प्रेजेंट है, इस जगह पर भी प्रेजेंट है, इस जगह पर भी प्रेजेंट है, इस जगह पर मतलब चारों तरफ जो है प्रेजेंट है रोल्फे वोमिटोरिया। लेकिन इसमें कहने का मतलब है कि ये जो फ्लावर इस जगह पे प्रेजेंट है और ये जो फ्लावर इस जगह पर प्रेजेंट है, दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होगा। मतलब दोनों का सेम कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, है ना। दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो सेम सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। उसकी अलग पोटेंसी होती है, दोनों में अलग तरह का केमिकल सीक्रेट करते हैं। मतलब है तो आप देखो, है तो एक ही फ्लावर रोल्फिया वोमिटोरिया ही है, लेकिन दोनों अलग अलग रीजन में अगर पाए जाते हैं तो उसमें कहीं ना कुछ कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाता है। उसी चेंजेस को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसी डाइवर्सिटी को कहते हैं क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। और याद रखना कि ये जो रोल्फिया वोमिटोरिया है वो एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसका नाम है रेस्पराइन। क्या नाम है, रेजरपाइन, सॉरी रेस्पराइन कहते हैं, मैंने रेजरपाइन नाम है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि बात करें इंडिया में राइस की अगर वैरायटी की बात करें तो मोर देन 50,000 वैरायटीज प्रेजेंट होती है, या फिर उसी को बोलो वैरायटीज बोलो या स्ट्रेन बोलो, बात एक ही है। एनसीईआरटी ने कहीं कहीं स्ट्रेन शब्द का यूज किया है, स्ट्रेन वर्ड का यूज किया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब वैरायटी ही होता है। बात करें मैंगो की तो मैंगो की इंडिया में 1000 वैरायटीज प्रेजेंट होते हैं। आप सोच सकते हो कितने तरह के वैरायटीज आप खाए हो,
मैं तो 2 ही दिन खाया हूँ शायद, है ना। तो आप बताओ कि कितने तरह का आप खाए हो। एक्चुअली पाई जाती है 1000 तरह की वैरायटीज। अब आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी में। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें बताया गया है आपको एनसीईआरटी में कि जो एम्फीबियन स्पीसीज हैं वो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा पाई जाती हैं और ईस्टर्न घाट में कम पाई जाती हैं। तो इसके कारण जो डाइवर्सिटी आ रहा है उसको कहेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। लास्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो ये बताता है कि इंडिया में ना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा दिखाया जाता है अदरवाइज नॉर्वे कंट्री से। बस आपको यही याद रखना है इसमें, और कुछ भी नहीं था। अब बात करें अगर स्पीसीज की, तो स्पीसीज के बेसिस पे ना दो साइंटिस्ट बोलो वो जो है अपन वो मतलब बता रहे थे स्पीसीज के बारे में। तो IUCN जो है ये 2004 में आया था और इसका कहना था कि स्पीसीज जो है हमारे इंडिया में 1.5 मिलियन स्पीसीज ही प्रेजेंट है। लेकिन रॉबर्ट में का कहना था कि 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट होती है। क्लियर है? बस यही याद रखना है कि IUCN का कहना था कि 1.5 मिलियन स्पीसीज है और रॉबर्ट में का कहना था कि 7 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। ये आपको तब याद आया होगा ना जब मैंने इससे पहले का लेक्चर जो मैंने पोस्ट किया था उस पर मैंने बताया था टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, उसमें बात किया था। तो बस इसमें याद रखना है कि टेम्परेट रीजन जो है उस रीजन में जितने भी स्पीसीज पाई जाती है ना वो वेल डेवलप हो चुके हैं, मतलब समझो तो वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, है ना। टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर स्पीसीज ऐसे हैं जो डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन जो बहुत ही बड़ा रीजन है ना, ट्रॉपिकल रीजन तो बहुत ही बड़ा रीजन है, तो हो सकता है उसमें कई अभी भी ऐसे स्पीसीज हों जिसका डिस्कवरी होना अभी बाकी है। इसीलिए इस रीजन को हम कहते हैं वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, मतलब कि अभी भी बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं ट्रॉपिकल रीजन में जिसका डिस्कवरी होना बाकी है अभी। क्लियर है? अब बात करें टोटल स्पीसीज की। टोटल स्पीसीज की बात करें तो एनिमल जो है ना सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। टोटल स्पीसीज की बात करें तो कौन कौन से स्पीसीज आएंगे? एनिमल स्पीसीज आएगा, प्लांट स्पीसीज आएगा और कुछ माइक्रोबल स्पीसीज आएंगे, और क्या। तो उसमें से 70% जो है वो एनिमल के स्पीसीज पाए जाते हैं, 22% प्लांट के स्पीसीज पाए जाते हैं और 8% जो बाकी जो बचे हैं वो अदर पाए जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं इस एनिमल में से भी। इस एनिमल में तो आपको भी आ सकता है, एनिमल मतलब क्या, एनिमल में तो सभी आए हैं ना, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, रैबिट हो, एलिफेंट हो, लायन हो, टाइगर हो, कोई इंसेक्ट हो, कोई बर्ड हो, सारे के सारे किस में आएंगे? एनिमल्स में ही तो आएंगे। तो इसमें भी बात करें तो इस एनिमल में भी 70% जो एनिमल है ना उसमें भी 70% इंसेक्ट का पॉपुलेशन है, या फिर बोलो तो इंसेक्ट का स्पीसीज पाया जाता है, और बाकी 30% अदर एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हो सकता है लायन, टाइगर, रैबिट कुछ भी होंगे, तो वो 30% ही पाए जाते हैं, ज़्यादातर इंसेक्ट पाए जाते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं रिसेंटली एक्सटिंक्शन, मतलब कि कुछ कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो कुछ टाइम पहले ही एक्सटिंक्ट हुए हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले है डोडो, जो कि ये मॉरिशस में पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता। क्वागा जो है वो अफ्रीका में पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। थैलासाइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। सेल्टरसिका और रसिया में पाया जाता था, जो कि ये भी एक्सटिंक्ट कर चुका है, ये भी नहीं पाया जाता। बाली, जवान, कैप्सियन जो है ये सारे सारे टाइगर के सब स्पीसीज हुआ करते थे, लेकिन अब ये भी जो है एक्सटिंक्ट होने शुरू हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो अगर हम उसे बचाएंगे तो एक तरह से हम क्या करें, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बचाएंगे कैसे, वो दिक्कत तो है ना, अब टाइगर से कोई लड़ने जाए तब तो, है ना। अब बात करते हैं, एक है सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, ये इसको ध्यान से समझना, है ना, इसको बहुत इजी तरह से समझाऊंगा, बस आप ध्यान सुनना। सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको बस ये लिखा है ना कि इस सिक्स्थ एक्सटिंक्शन जो होगा वो बहुत ही फास्टर एक्सटिंक्शन होगा, मतलब है कि इससे पहले जो भी हो सकता है, पहले देखो फर्स्ट एक्सटिंक्शन आया, फिर सेकंड एक्सटिंक्शन आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर जाके सिक्स्थ एक्सटिंक्शन आता है ना, तब जाके सिक्स्थ एक्सटिंक्शन आता है। तो इसका कहना है कि सिक्स्थ एक्सटिंक्शन जो होगा ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर होगा, मतलब है कि कितना 100 to 1000 टाइम फास्टर देन प्रीवियस एक्सटिंक्शन, मतलब कि फिफ्थ एक्सटिंक्शन, फोर्थ एक्सटिंक्शन, थर्ड एक्सटिंक्शन, जो भी एक्सटिंक्शन पहले होते आया है उससे 1000 टाइम फास्टर एक्सटिंक्शन का होगा ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, है ना। इसमें जो है
जो स्पीसीज की लाइफ होगी मात्र 100 ईयर्स तक की ही होगी। बाकी तक उसके आगे वो जो स्पीसीज होंगे वो नहीं जी रह पाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब कि इससे पहले जो एक्सटिंक्शन हो रहा था, इससे पहले जो भी एक्सटिंक्शन हुआ होगा ना, उससे बहुत ही ज्यादा फास्ट एक्सटिंक्शन था। मतलब था एक 100 ईयर्स तक के अंदर वो स्पीसीज आएगा भी और खत्म भी हो जाएगा। समझो, तो ये बताना चाह रहा है ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। क्लियर है? तो इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है उनके नाम लिखा हुआ है ना। अब पहले साइंटिस्ट का नाम है डेविड टिलमन। एंड डेविड टिलमन का कहना क्या था कि इन्होंने जो है स्पीसीज और बायोमास के लिए कुछ नोटिस दिया था, है ना। पॉल अर्चलिस ने क्या डिस्कवर किया था? पॉल अर्चलिस ने बताया था रिबर्ट प्रॉपर और हाइपोथेसिस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा, है ना, कि क्यों इम्पोर्टेंट है। थर्ड है अलेक्जेंडर वॉन हम्बलेट। इन्होंने बताया है, ग्राफ दिया था स्पीसीज और एरिया का, है ना। इन्होंने ग्राफ दिया, किसका ग्राफ? स्पीसीज और एरिया का। तो हाँ, आओ एक एक करके बात करते हैं इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डेविड टिलमन की। इनका कहना था अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो हमें वेरिएशन कम देखने को मिलेगा। अब ये समझाने के लिए ना आपको जेनेटिक्स चैप्टर में समझो तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जेनेटिक्स में ये सब क्लियर किया हो कि वेरिएशन क्यों आता है ना, वेरिएशन क्यों होता है, म्यूटेशन क्यों होता है, इवोल्यूशन क्यों होता है। समझ रहे हो? ये सारे चैप्टर अगर आप देखे होगे तो ही ये चैप्टर को मैंने इसलिए कहा कि तभी आप ये चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हो। देखो, बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा होगा, मतलब बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा होगा मतलब क्या कि स्पीसीज की लाइफ जो है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। अब स्पीशीज की लाइफ अगर ज़्यादा टाइम तक रहती है तो वेरिएशन ऑटोमेटिक कम होगा ना। वेरिएशन कब आता है? जब वो कोई मर रहा है, उसके जीन में कुछ चेंजेस आए या फिर कुछ ऐसा चीज हो जाए जिसके कारण उसको चेंज करना पड़े, अडेप्ट करना पड़े, तभी तो कुछ वेरिएशन आएगा ना। अब बायोडाइवर्सिटी हमारी अच्छी रहेगी तो वेरिएशन तो कम ही देखने को मिलेगा। यही यही कहना था इस साइंटिस्ट का, है ना। इससे डिटेल में भी नहीं बता सकता क्योंकि फिर वो पूरा मेरे को चैप्टर बताना पड़ेगा यार, इसीलिए मैं बस लॉजिक वाली बातें बता रहा हूँ आपको। तो बायो इनका कहना था कि बायोडाइवर्सिटी अगर इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा, तो वेरिएशन हमें कम देखने को मिलेगा और उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी रेट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी रेट क्या होगी? ज्यादा होगी ना। अब है पॉल अर्चुलस। पॉल अर्चुलस का कहना क्या था? इन पॉल अर्चुलस ने क्या दिया था? रिबर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस दिया था। अब इन इस रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस में कहना क्या था कि इन्होंने बोला था कि एक इकोसिस्टम को मान लो एक एरोप्लेन, है ना। इकोसिस्टम को क्या मान लो? एक एरोप्लेन मान लो। और रेबट्स को मान लो स्पीसीज। रेबट्स को क्या मान लो? स्पीसीज मान लो। अब इससे क्या होगा? देखो, एक एरोप्लेन में अगर अब लॉजिक समझो कि एक अगर एक एरोप्लेन है ना, एक एरोप्लेन है, वो मान लो बहुत ही ऊंचे में उड़ाई कर उड़ रहा है, मतलब समझो तो। अब उसमें से कोई पार्ट मिसिंग है, एरोप्लेन में कोई पार्ट मिसिंग है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? क्या वो उसके लैंडिंग में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? ऑब्वियसली बात है, आएगी ही ना। तो उनका कहना था उसी तरह अगर इकोसिस्टम में से कोई भी स्पीसीज, है ना, इकोसिस्टम में से कोई भी स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे इकोसिस्टम को भी इन्फेक्ट जरूर करेगा। जिस तरह एरोप्लेन का एक छोटा सा पार्ट अगर मिस रहता है तो वो उसे टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसी तरह इकोसिस्टम भी हमारा जो है स्पीसीज से बंधा हुआ है। अगर कोई भी स्पीसीज से अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा इकोसिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगा। ये कहना था पॉल अर्चलिस का, और बहुत ही अच्छा मेरे को ये लगा था, इनका बात लगा था। और ये इम्पोर्टेंट भी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो बोर्ड में भी पूछ जाते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या दिया था, जैसे याद रखना है, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो याद रखना है कि ये दिया था रेबर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस। ये जो है आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी जो कि मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको मतलब याद ही रखना पड़ेगा कि किसको उन्होंने इकोसिस्टम माना है और किसको रेबर्ट को स्पीसीज माना था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, देख लास्ट पॉइंट कहा था इन्होंने, रेवर्ट्स ऑन विंग। ये जो था, इन इसको की स्पीसीज माना था उन्होंने, है ना, कि क्या माना था इसको? की स्पीसीज माना था। अब बचे लास्ट कौन साइंटिस्ट? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बलेट, जिन्होंने क्या दिया था? एक छोटा सा ग्राफ दिया है, किसके बीच? स्पीसीज और एरिया के बीच। अब देखो, ये एक ग्राफ है, एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ ग्राफ है, मैंने चोरी किया है, बताना मत किसी को।
देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें इधर ने क्या दिख रहा है, एरिया लिखा हुआ है अपना, और इधर है स्पीसीज रिचनेस, है ना, मतलब कि स्पीसीज कितना ज्यादा पाया जाता है वो इधर है। ये ग्राफ कुछ ना इस तरह का है, ऐसे करके कर्व टाइप का है ना, ऐसे करके है। मतलब एक टाइम पे क्या हो रहा है, एरिया अगर हम बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पीसीज भी बढ़ रहा है ना, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, एरिया बढ़ रहा है, स्पीसीज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। मतलब है कि इसके बाद अब कितना भी एरिया हम बढ़ा ले, पर स्पीसीज इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो एक पैरेलल वे में चलना शुरू हो जाएगा, इस तरह चलने लगेगा। तो इनका ये कहना था अलेक्जेंडर वॉन हम्लेट का कि ये जो ग्राफ से ये बताना चाह रहा है कि अब हम एरिया बढ़ाएंगे तो जरूरी नहीं कि स्पीसीज भी बढ़ेगा, स्पीसीज भी बढ़ेगा पर एक पर्टिकुलर टाइम के तक भी बढ़ेगा, है ना, एक फिक्स पॉइंट आकर वो रुक जाएगा, एक सेचुरेशन पॉइंट आकर के स्पीसीज जो है बढ़ना रुक जाएगा, मतलब उसका ग्रोथ होना रुक जाएगा। उसके बाद आप कितना भी एरिया बढ़ा लो स्पीसीज नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, उसने दिया था S बराबर CAZ, है ना। S का मतलब है स्पीसीज, इक्वल्स टू C का मतलब होता है कांस्टेंट, A का मतलब है एरिया और Z का मतलब होता है स्लोप। क्लियर है। S का मतलब बता दिया स्पीसीज, C का मतलब कांस्टेंट, A का मतलब एरिया और Z का मतलब स्लोप। ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, S इक्वल्स टू CA⁴Z। अब बात करें ये जो ग्राफ है ना, वो उस ग्राफ का जो शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है। अब आपको बता दूं, ये तो जेड को हमने क्या बोला था, स्लोप बोला था। अगर जेड की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू 0.1 से 0.2 तक के बीच आती है, तो ये जहाँ आप याद रखना कि उसको ये जो एरिया है वो बहुत ही छोटा एरिया मिला है, स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं हम। अगर स्लोप जो है 0.6 टू 1.2 है तो मतलब एरिया जो है वो बड़ा है, लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया की बात किया जाए, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्लोप की बात किया जाए, जैसे स्लोप कितना है 1.15 अगर सिर्फ बोल दिया जाए, तो आपको ये समझना है कि वो जो एरिया है उस एरिया में कैसे बर्ड्स पाए जाते हैं, जो फ्रूट खा रहे हैं, जो फ्रूट खा सकते हैं, और ऐसे मैमल्स हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो इम्पोर्टेंट था, मैंने बताया, क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी था, है ना। अब बात करते हैं काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों होता है। देखो मैंने बताया था ना कि हम कन्वर्शन पहले क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उसको इन्फेक्ट कौन कर रहा है ना। बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें बचाना है तो ये हमें पता होना चाहिए कि मतलब उसे प्रॉब्लम किससे है। क्योंकि हम सिंपल सी बात है, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पहले बताते हैं ना यार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर को जो है बिना बताए कोई भी दवा दे देता है और बोलता है कि तुमसे खा लो फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ऐसा होता है क्या, नहीं। पहले प्रॉब्लम को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही हम उसका सही से जो है उसको इलाज कर सकते हैं, मतलब समझोगे ना। तो पहले हम चेक करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का कारण क्या है, तभी तो हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पता चला कि पहला कारण है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जिसके कारण जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जिसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, है ना, इसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। और चौथा है को एक्सटिंक्शन, जिसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की। ये फॉरेस्ट कुछ जाना पहचाना सा फॉरेस्ट लग रहा होगा ना, ये फॉरेस्ट का नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट। देख सकते हो कितने सारे ट्रीज दिख रहे हैं यहाँ, है ना। इसीलिए हम इस अमेजन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है टोटल ऑक्सीजन का 20 to 22% पार्ट जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है। बात कर रहे हैं, अगर
पहले की तो 14% जो ऑक्सीजन था ना अर्थ का, वो इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता था। लेकिन अब के टाइम पे क्या हो गया कि सिर्फ 6% ऑक्सीजन ही ये अर्थ को सप्लाई कर पाता है। ऐसा क्यों हो गया? अचानक 8% कम क्यों हो गया? समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे ट्रीज को काट दिया गया, है ना, बहुत सारे ट्री को काट दिया गया। ऐसा क्यों काटा गया? तो सोयाबीन को उपजाने के लिए, सोच सकते हो, सोयाबीन को ग्रो करने के लिए हमने क्या किया, अपना पेड़ को काटते गए और सोयाबीन लगाते गए। इससे क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हुआ ना। तो मतलब ये जो हमारे ये जो साइंटिस्ट थे पॉल अर्चलेस, वो तो सही कह रहे थे कि अगर हम कहीं ना कहीं, अगर हमारे स्पीसीज में कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ अगर एक्सटिंक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। तो वो बात सही थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी, है ना। दूसरा क्या था, ओवर एक्सप्लोइटेशन। ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण क्या हुआ, जो स्टेलर सी काउस थे और पैसेंजर पिजन थे, वो एक्सटिंक्ट होने लगे। अब वो एक्सटिंक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी में तो लॉस आ रहा है ना, हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो हो रहा है, बिल्कुल बात सही है। तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। इसमें इसके बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने कि जो एक पहले पाया जाता था चिचिल्ड फिश, है ना, चिचिल्ड फिश जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? किसके कारण? इस नाइल पर्च के कारण, है ना, इस नाइल पर्च के कारण, या फिर बोलो नील पर्च, इसके कारण जो है चिचिल्ड फिश जो थी वो एक्सटिंक्ट करे गई, जिसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। फिर है एक कैट फिश होता था जो एक्सटिंक्ट हो गया, किसके कारण? इस अफ्रीकन ऑफ के आने के कारण। ऐसा एक्सटिंक्ट क्यों करने लगा? क्योंकि इसे फूड नहीं मिलता होगा। ये अफ्रीकन ऑफ हो सकता है कि ये ज्यादा खा लेता होगा तो इसके लिए फूड नहीं बचता होगा, जिसके कारण ये मर जाते होंगे, जिसके कारण हम बार बार धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर गए। तो ये कहीं ना कहीं अगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब क्या हो रही है, स्पीसीज की कमी हो रही है, तो मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, लॉस तो हो ही रहा है। लास्ट है नेटिव स्पेसीज एक्सटिंक्ट बाय पैराथीनियम एंड आइकॉर्निया। जो नेटिव स्पीसीज थे वो भी एक्सटिंक्ट होने लगे, किसके कारण? इस पैराथीनियम के कारण और इस आइकॉर्निया के कारण। तो इसके कारण भी क्या आया, बायोडाइवर्सिटी में लॉस आया। बायोडाइवर्सिटी में क्या, वो लॉस हुआ। अब बात करते हैं को एक्सटिंक्शन की। को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब कि ये किसी पे डिपेंडेंट है। मतलब है कि को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ना कि अगर मरेगा तो मैं भी मरूंगा, मतलब वो कुछ करेगा तो मैं भी करूंगा। ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना कि राम अगर खाना खाएगा तो श्याम भी खाएगा, राम अगर खाना नहीं खाएगा तो श्याम भी नहीं खाएगा। मतलब ये मतलब समझो ना, तो एक देख के करेगा, मतलब वो जैसा वो करेगा ना वैसा ये भी करेगा। उसी रिलेशनशिप को कहते हैं ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप, है ना। उसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप। मतलब है कि वो किसी पे डिपेंडेंट रहेगा, और तो और वो जैसा करेगा वैसा ही ये भी करेगा, और है ना, यहाँ तक क्लियर है। और ऐसा करता कौन है? तो एक है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। आपको अगर याद हो तो इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था म्यूचुअलिज्म के बारे में। उसका एग्जांपल भी देखा था कि फिग ट्री और फिग वास्प था। फिग वास्प क्या करते थे, फिग ट्री में आकर के जो है अपने अंडे देता है, उसे क्या होता है, पॉलिनेटर करवाता है, उसमें पॉलिनेशन होने का काम होता है। क्लियर है? तो वो जो है ना, वो जो प्लांट में पॉलिनेटर हो रहा है, वो एक तरह से क्या है, एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप को शो करता है। और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप किसके अंडर आ रहा है? तो किस को एक्सटिंक्शन के अंदर आता है। तो कहीं जो इसमें होता क्या है एक्चुअली, कि जो फिग वास्प होती है ना वो मर जाती है। तो इंसेक्ट अगर मर रहा है तो स्पीसीज की क्या आ रही है, स्पीसीज जो मर रहे हैं, स्पीसीज अगर मर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है। तो ये भी एक तरह से क्या है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का कारण है ना। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अब आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को अपन को बचाएं कैसे। तो रीजन ना तो हमने देख लिया कि अच्छे अच्छे रीजन थे ना, हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन है, उसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब पेड़ को काटने से बचाना होगा, ओवर एक्सप्लोइटेशन होने से रोकना होगा, है ना। कोई नई स्पीसीज अगर फॉर्म हो रहे हैं तो उससे किसी को खतरा है क्या, वो भी देखना होगा। को एक्सटिंक्शन जो हो रहे हैं उसे रोकना होगा, तभी तो हम एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी कर सकते हैं, एक अच्छा, है ना। तो अब इसके पॉइंट देखो कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके लिए। पहला है, इन पॉइंट कह रहा है कि नैरो यूटिलिटेरियन, तीन तरह का, मतलब कि इन्होंने बताया तीन तरह का यूटिलेरियन है। एक है नैरो यूटिलेरियन, दूसरा है ब्रॉड यूटिलेरियन और तीसरा है इथिकल।
तो इसमें क्या होता है, इस नैरो यूटिलिटेरियन में बताया जाता है कि इसके अंदर में क्या हो रहा है कि फूड मिलेगा, फाइबर्स मिलेंगे, मेडिसिन मिलेगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलेगा। ये सारा चीज जो है ये इस नैरो यूटिलिटेरियन के अंडर मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमें क्या होगा, लॉस नहीं होगा। मतलब इन हमें अगर फूड हमें क्या चाहिए, हम इंसान को क्या चाहिए, फूड ही तो चाहिए। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर बीमार पड़ो तो मेडिसिन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, है ना। कुछ जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत कुछ आ जाएंगे ना, जैसे कि जैसे कि कुछ भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए मटेरियल चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए भी चाहिए। तो ये सारे चीज़ हमें अगर इससे अगर मिल रहा है, अच्छी तरह से अगर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अगर मिल रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटेरियन। ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर क्या आता है, फोटोसिंथेसिस आता है और पॉलिनेशन आता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि प्लांट अपना खाना क्या करता है, खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो उससे क्या हो रहा है, उससे किसी का लॉस हो रहा है क्या, किसी का लॉस नहीं हो रहा। प्लांट अपने खाना खुद बना रही है और हमें भी दे रही है, तो इससे दोनों का फायदा हो रहा है, तो ये भी तो अच्छी बात हुई। दूसरा है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये हम पढ़ेंगे बाद में जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ना। बस अभी इतना जान लो कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये प्रोसेस भी क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें भी किसी का कोई मतलब इससे भी किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये भी एक अच्छी बात है, ग्रो करेगा, है ना। कोई नया एम्ब्रियो आएगा इससे, है ना। तो ये भी अच्छी बात है। तीसरा है इथिकल। इथिकल की बात करो तो इथिकल को क्या किया जाता है, स्पिरिचुअली भी बोला जाता है, स्पिरिचुअली बोला जाता है। और ये भी कैसा रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्स के अंडर आता है। अब अगर बात करें तो 25% ड्रग जो है वो हमारे प्लांट से ही मिलता है। ड्रग्स मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं गलत में समझ लो, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ड्रग्स का दूसरा नाम मेडिसिन ही है बायोलॉजिकल टर्म में। तो 25% जो मेडिसिन है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। अगर हम बात करें प्लांट की स्पीसीज कितनी है, तो 25,000 स्पीसीज प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट की, जो कि मेडिसिन बनाने में यूज होती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। अब हमें दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है इन सीटू और एक पढ़ना है एक्स सीटू। इन सीटू कहने का मतलब क्या है और एक्स सीटू कहने का मतलब क्या है। इन सीटू कहने का मतलब है कि जो बॉडी मतलब कि ऑन साइड का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि जो चीज पहले से वहीं पर है और हमने क्या किया, उसे वहीं पर रखा और हम उसे देखने के लिए वहां पर जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई लायन है, लायन कहाँ रह रहा है, जंगल पे रह रहा है। तो हमने क्या किया, उस लायन को पकड़ा नहीं है, बल्कि उसके लिए और क्या किया, उसको वहीं पर रखा। और हमने मतलब हमने अपने फायदे के लिए क्या किया, एक पार्क बना दिया, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस टाइगर को, लायंस को, जो भी है वो उसको देख सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, उस स्पीसीज का एरिया को चेंज नहीं किया, बल्कि हमने ही हम जो है उसको देखने के लिए जाते हैं, है ना। अब उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर आते हैं हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स की बात करो तो टोटल हॉट स्पॉट जो है अभी कितने हैं, 34 हो चुके हैं, है ना। और हॉटस्पॉट का काम क्या है, हॉटस्पॉट का काम है ना, जो भी जानवर जो है एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उसको एक्सटिंक्शन से बचाता है। मतलब 30% जो है एक्सटिंक्ट होने से बचा सकता है इस हॉटस्पॉट्स के थ्रू। ये जो हॉटस्पॉट्स होता है ना, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके कारण जो है, जो स्पीसीज का जो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले रहते हैं वो जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं हो पाते हैं। फिर बात करें इन सेटों में कौन है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हमें पता ही है ना कितने हैं टोटल, तो टोटल नेशनल पार्क है 90s। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये है 14। एंड लास्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो है टोटल कितने हैं, 448 है ना हमारे। एक है स्क्रेड ग्रॉप्स। स्क्रेड ग्रॉप्स जो होता है ये क्या करता है, स्क्रेड ग्रॉप्स जो है ना, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये स्क्रेड ग्रॉप जो है वो काशी में भी है, हाँ सॉरी, खासी और जैंतिया हिल ऑफ मेघालय में प्रेजेंट है, अरावली हिल ऑफ राजस्थान में प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, बस्तर एमपी, ये सारे जगह पर स्क्रेड ग्रॉप्स भी प्रेजेंट है। ये भी एक तरह से समझो तो क्या करता है, तो जो एक्सटिंक्ट होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी स्पीसीज हैं, उसे बचाने का काम करता है।
तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे इन situ के। अब हम बात करेंगे एक्स situ की, पर कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। जैसे कि हॉटस्पॉट की बात करें तो पहले थी 25, पर अब है कितने 34, ये हमने देख लिया था। इंडिया की बात करो तो इंडिया में 3 हॉट जगह ही हॉटस्पॉट प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पर? इस वेस्टर्न घाट में एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा है इंदौर में, और तीसरा है हिमालय। ये तीनों रीजन में जो है हॉटस्पॉट प्रेजेंट है। अगर हम बात करें तो एरिया की कितना परसेंट एरिया हॉटस्पॉट ने लिया है, तो स्मॉल तो समझो तो स्मॉलर देन 2%, है ना, 2% से भी कम का एरिया लिया है हॉटस्पॉट ने। जो कि ये क्या है, हाई स्पीसीज रिचनेस रखता है और हाई एंडेमिज्म रखता है। इसके कारण जो है स्पीसीज लंबे टाइम तक मतलब जिंदा रह सकते हैं। अब है एक्स सिटू कहने का मतलब होता है ऑफ साइट, जैसे कि मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जहाँ जो स्पीसीज जहाँ रहता था अब वहाँ नहीं है, हमने क्या किया, उसे पकड़ा है और किसी जू में रख दिया, या फिर ये बोलो तो कोई पार्क में रख दिया, जिसको हम देखने के लिए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं चिड़ियाघर जा रहे हैं, एक्वेरियम जा रहे हैं, तो एक्चुअली है क्या, फिशेस क्या वहीं पर रहती थी क्या? नहीं है, पर अब हमने क्या किया, फिशेस को पकड़ा, उसको रखा हुआ ऐसा इन्वायरमेंट दिया ताकि वो जिंदा रह सके, और हम देखने के लिए जाते हैं, तो वो हो गया एक्स सिटू। अगर फिशेस जहाँ पर थे वहीं पर रहते और हम अगर उसे देखने के लिए वहां जा रहे हैं, तो हमको वो कौन सा सीटू हो जाएगा, इन सीटू या एक्स सीटू? देन इट इज कॉल्ड इन सीटू। तो एक्स सीटू और इन सीटू में कंफ्यूज मत होना, इससे नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? एक्स सीटू एग्जांपल है जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी और सीड बैंक। क्लियर है? ये सारे के सारे एक्स सीटू के अंदर आते हैं। और यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर फिनिश, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें समझना है। सबसे पहले है अर्थ समिट और एक है वर्ल्ड समिट, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? अर्थ समिट को दिया था डियो जेनरियो ने, और वर्ल्ड समिट को दिया था जोसेनबर्ग ने। कब दिया था? 2002 में, और रियो डी जेनरियो ने दिया था 1992 में। दोनों का एक ही समझो तो दोनों का एक ही काम था, दोनों चाहते थे कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, है ना, ये भी यही चाहते थे और ये भी यही चाहते थे। फर्क बस इतना है, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये जो अर्थ समिट था उसमें सारे नेशन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये जो वर्ल्ड समिट था उसमें सिर्फ 190 कंट्रीज ने ही अपना सपोर्ट दिया था। और ये प्रोसेस ये जो है ये कब तक चलते रहा था? तो 2002 से लेकर के 2010 तक चला था, है ना, बस यही याद रखना है। और ये चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश। तो जैसा कि मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है और ज़्यादा हमने इसमें बात क्या किया है तो बायोडाइवर्सिटी को लेकर के ही हमने बात किया है। बायोडाइवर्सिटी के लॉस कैसे हो रहा है वो देखा और कैसे उसको ठीक किया जाए उसके बारे में भी हमने देखा और बहुत सारे हमने हॉटस्पॉट के बारे में बात किया है ना, वाइल्ड लाइफ सफारी के बारे में बात किया, कैसे हम किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब सीखा। तो चैप्टर ज़्यादा मजेदार लगा होगा, ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं था, तो इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।